हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग और सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या अर्थ है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक के जानने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिल सकेगा। तो अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आपको इस बीएड नाम की प्लेलिस्ट में कंप्लीट बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है, तो एक बार आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। आज के टॉपिक बात है, जो हमारा आज का टॉपिक है सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये है क्या और इसकी विशेषताओं को देखेंगे। सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है? जो ये सीखने का आकलन है, इसमें आकलन तब होता है जब कोई शैक्षणिक कार्य या कोई भी कार्य पूरा हो जाता है। उस कार्य के पूरा होने के बाद आकलन किया जाता है, यानी कि पूर्ण होने के बाद ही छात्रों का इसमें आकलन होता है, यानी कि सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि जब कोई कार्य पूरा हो जाए या कोई शिक्षण कार्य पूरा हो जाए, उस कार्य के अंत में जो आकलन होता है वो आकलन ही सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। इसको ही हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि जो अंत में होता है सम्मेटिव असेसमेंट। जो ये सीखने का आकलन है ये वास्तव में छात्र केंद्रित से नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा होता है जब कोई कार्य पूरा किया जाता है उस कार्य के अंत में ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह जाना जाता है कि क्या वास्तव में जो अब तक सिखाया गया है वो कितना कारगर है। तो जब अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है तो इस तरह से जो ये सीखने का आकलन है ये परिमाणात्मकता पर आधारित होता है। ये अंत में अपना नतीजा सुनाता है। इसमें कार्य करने के बाद सीधा अंत में परिमाण जो मिलता है उस पर आधारित होता है, यानी कि अंत में इसका जो निर्णय होता है उसको ही सुनाया जाता है। किसके अंतर्गत? सीखने के आकलन के अंतर्गत। तो इस तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग है जो वास्तव में किसी कार्य के अंत में होता है, और ये सम्मेटिव असेसमेंट होता है जो अंत में होता है और इसे छात्र केंद्रित नहीं माना जाता, ये शिक्षक केंद्रित होता है, जिसमें शिक्षक अंत में उस पूर्ण किए गए कार्य यानी कि शैक्षणिक कार्य के संदर्भ में वो अंत में मूल्यांकन करता है। अब हम इसके बाद सीखने का आकलन की विशेषताओं को देखेंगे कि सीखने का आकलन की क्या विशेषताएं, उन विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पूर्व निर्धारित मानक, यानी कि
जो ये सीखने का आकलन है, जब ये किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद अंत में होता है, तो ये वास्तव में पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार होता है। पूर्व निर्धारित फिक्स्ड कोई मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर ही ये मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कोई फिक्स्ड आधार होगा, जब कोई कार्य पूरा हो जाएगा, जब अंत में मूल्यांकन होगा, तो उन आधारों पे, उन मापकों के आधार पर, उन मानकों के द्वारा ही वो मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस तरह से पूर्व निर्धारित मानक होते हैं इसमें। और जो ये सीखने का आकलन है, ये परिमाणात्मकता पर आधारित होता है। यानी कि जो अंत में जो परिणाम निकला है उस पे आधारित होता है, उस पे ये रिजल्ट सुनाया जाता है एक तरह से। यानी कि ये लास्ट में सम्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इस तरह से ये सीखने का आकलन है। और जो ये किस तरह से शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित यानी कि जब ये किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद जब ये सीखने का आकलन होता है, तो ये वास्तव में ये शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक को बड़ी सहूलियत होती है आकलन करने में, क्योंकि इसमें किसी तरह के जो रचनात्मक परिदृश्य उसमें शामिल नहीं किया जाता है। पूर्व निर्धारित मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर जो शिक्षक है वो शिक्षक मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से ये शिक्षक केंद्रित मूल्यांकन होता है। और चौथा, मितव्ययता पर आधारित। मितव्ययता पर आधारित यानी कि ये सीखने का आकलन है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जब ये समेटिव असेसमेंट है, तो इस तरह से जब वो किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद अंत में होता है, तो इसमें पूर्व निर्धारित मानक होते हैं। उन पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर एक शिक्षक मूल्यांकन करता है, जिसमें समय भी कम लगता है और इसमें जो भी आर्थिक जो खर्च है वो खर्च भी कम लगता है। तो इस तरह से संपूर्ण रूप से समय की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें इस संदर्भ में भी वो मितव्ययी है। और इसके साथ ही साथ जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स के संदर्भ में भी वो मितव्ययी है। तो इस तरह से सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसका ये अर्थ और विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये होता क्या है। जो ये सीखने का आकलन था, किस तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें कि वो जो आकलन है, वो जो मूल्यांकन है, वो होता था अंत में। जो सीखने के लिए जो आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये वास्तव में सीखने के दौरान ही होता है। यानी कि जब कोई कार्य किया जाता है, जब कोई शिक्षण गतिविधि होती है, उस गतिविधि के दौरान ही ये आकलन होता है। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इस तरह से जो सीखने के लिए आकलन है, ये वास्तव में सिखाने के दौरान जो गतिविधि होती है, उस गतिविधि के दौरान ही आकलन होता है। उस आकलन के बाद एक तरह से फीडबैक मिलता है बच्चों को, उस फीडबैक के आधार पर वो सुधार करता है। तो इस तरह से जो ये सीखने के लिए आकलन है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये छात्र केंद्रित होता है। इसे छात्र केंद्रित माना जाता है क्योंकि ये सीखने के दौरान ही होता है, और इसमें समय समय पर जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर जो छात्र है वो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे कि और बेहतरी के साथ जो बच्चा है वो सीखता है। और जो ये आकलन है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन है, ये वास्तव में गुणवत्ता पर आधारित होता है। यानी कि किस तरह से बेहतर तरीके से सिखाया जाए, जो बच्चे सीखते हैं। क्योंकि ये सीखने के दौरान जो आकलन होता है, इससे जो कमियां चिन्हित होती है, उन कमियों को दूर करने के बाद जो विकास होता है बच्चों का, वो काफी बेहतरी के साथ होता है। तो इस तरह से ये गुणात्मकता पर आधारित होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो सीखने के लिए आकलन है। तो इस तरह से इसका ये अर्थ है। अब हम इसके बाद
ये समझेंगे कि सीखने के लिए आकलन की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं, उन विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले है सीखने के लिए उपयोगी। ये किस तरह से, जो ये सीखने के लिए आकलन है ये वास्तव में किस तरह से इस सीखने के दौरान होता है, तो इस तरह से ये सीखने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है, जिससे कि वास्तव में जो छात्र है इससे बड़ी बेहतरी के साथ सीखता है, क्योंकि सीखने के बीच इसका आकलन होता है और जिससे कि कमियों को चिन्हित करने के बाद उन कमियों को दूर किया जाता है, जिससे कि बड़ी अच्छी तरीके से छात्र इसमें सीखता है। और दूसरा उपचारात्मकता पर आधारित, यानी कि जब कमियों को चिन्हित किया जाता है, जो जो समस्याएं आती है उन समस्याओं से संबंधित उपचारात्मक संदर्भ में भी कार्य किया जाता है, जिससे कि उन कमियों को दूर किया जाता है। तो इस तरह से जो सीखने के लिए जो आकलन है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, वो वास्तव में उपचारात्मकता पर आधारित है। किस तरह से बेहतर तरीके से जो सिखाया जाए, जो वास्तव में गुणवत्ता पर आधारित होता है। और तीसरा, शिक्षक व छात्र को समय समय पर फीडबैक, यानी कि किस तरह से जब सीखने के दौरान जो आकलन होता है तो इसमें जो समय समय पर जो फीडबैक होते हैं वो फीडबैक विद्यार्थी के लिए भी होते हैं, वो फीडबैक शिक्षक के लिए होते हैं, कि शिक्षक को वास्तव में जो शिक्षक जो किस तरह से जो शिक्षण कार्य संचालित करता है वो किन विधियों के द्वारा, किन टेक्निक्स के द्वारा वो संपन्न करता है। तो उस संदर्भ में भी ये फीडबैक होता है, किस तरह से वो और बेहतर उन टेक्निक्स को, उन विधियों को कर सके, जिससे कि और अच्छी तरीके से छात्रों को समझ आ सके। तो इसी संदर्भ में जो फीडबैक होता है वो छात्रों के लिए भी होता है, कि किस तरह से किन कमियों को वो दूर करे, किस बेहतरी के साथ करे। तो इस तरह से शिक्षक व छात्र दोनों के लिए समय समय पर इसके तहत फीडबैक मिलता है, क्योंकि ये कार्य करने के दौरान, सीखने के दौरान ये आकलन होता है। और चौथा, ये छात्र केंद्रित होता है। ये किस तरह से, हम ये जानते हैं कि जब समय समय पर जो कार्य के दौरान, सीखने के दौरान जो ये आकलन होता है, यह आकलन इस तरह से होता है कि इसमें कमियों को चिन्हित किया जाता है, उन कमियों को दूर किया जाता है। जो वास्तव में जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है छात्र। किस तरह से जो छात्र है, छात्र में जो गुणात्मक जो परिवर्तन है वो परिवर्तन लाया जा सके। तो इस तरह से ये छात्र केंद्रित होता है। पांचवा, शैक्षिक सुधार में सहायक। किस तरह से जो सीखने के लिए जो आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें वास्तव में जो शैक्षिक सुधार है उन शैक्षिक सुधार में भी सहायक होता है, क्योंकि जब सीखने के दौरान जो आकलन होता है, जो इससे जो सूचनाएं एकत्रित होती है कि क्या क्या जो समस्याएं आ रही है बच्चों को, किन किन समस्याओं से जो बच्चे जूझ रहे हैं, क्या क्या अड़चनें आ रही है, वो चाहे शिक्षक के संदर्भ में हो, चाहे विद्यार्थी के संदर्भ में हो। तो इन्हीं दोनों संदर्भ में जो ये जो फीडबैक मिलता है, जो सूचनाएं एकत्रित होती है, उन सूचनाओं के आधार पर भविष्य में किस तरह से जो शैक्षिक सुधार है उन सुधारों का प्रयास किया जाता है, जिससे कि और बेहतर किया जा सके शिक्षा प्रणाली को। तो इस तरह से शैक्षिक सुधार में भी सहायक होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये समझा है कि किस तरह से जो सीखने का आकलन है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनको हमने समझा है। और उसके बाद हमने ये समझा है कि सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इनको हमने विस्तार पूर्वक समझा है, एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। आप भी भली भांति इसको समझ गए होंगे कि ये वास्तव में होता क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।